हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि मैथ की क्लास में हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपकी प्रश्नावली 12.1 लेके। जी हाँ, ये 12.1 है, ये गलती से टाइप हो गई है 13.1, ये बढ़ के। तो आप इस पे मत जाइए, आप 12.1 समझिए इसको। क्या समझेंगे? 12.1, ठीक है। तो हम इसको 12.1 को समझ लेते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे इसके 5 सवाल हम आपको एक एक करके सभी समझा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आप किस तरीके के सवाल जानना चाहते हैं। हम उस तरीके की भी क्लास लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्या है? दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल आपने देखा होगा, वो बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके लिए आकृति 13.10 आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसका हम चित्र समझ लेते हैं। ये कैप्सूल है आपका, ये कैप्सूल है, ये देखिए ये लगा हुआ है 5 मिलीमीटर और ये 14 मिलीमीटर, ठीक। चलो, ये पूरा है, बेलन का व्यास है, अर्धगोले का व्यास है, ये सब दिया हुआ है, ये चित्र है, आप समझ लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से। अर्धगोले का व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, मतलब 5/2 मिलीमीटर। और बेलन का व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी भी 5/2 मिलीमीटर होगी। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या आ गई 5/2 और बेलन की त्रिज्या आ गई 5/2, ठीक। चलो अब आगे देखो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कैप्सूल की लंबाई। बेलन कैप्सूल को जब हम खड़ा करेंगे तो वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, मतलब लंबाई ऊंचाई एक ही चीज है, ये है 2r, ठीक। h बराबर 14 मिलीमीटर -5, चूंकि 2r बराबर d का मतलब व्यास। अब व्यास अगर हमको निकालना होता है तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर देते हैं, 2r, ठीक, बराबर 9 मिलीमीटर, ठीक है भाई। 14 - 5 9 मिलीमीटर, ये आ गया ऊंचाई, ठीक, बेलन की ऊंचाई। अब देखिए आगे। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट शुरू अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ कर देंगे, ठीक। 2 ये रहेगा। अब देखिए 2, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², ठीक, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, या बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। यह आपको याद करना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², ठीक। ये सूत्र दोनों लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब मान रखिए इस पे। अब देखिए यहां पे हम कॉमन लेंगे, 2πr ब्रैकेट शुरू 2r प्लस h, ठीक। अब आगे और हल करो इसको। हाँ, यहां से 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2 ब्रैकेट शुरू 5 + 9, ठीक। अब इसको हल करते आइए। 2 22/7 गुणे 5/2 गुणे 9 × 5 = 14, ठीक। अब 2 22 गुणे 5, अब 22 गुणे 5 कैसे आया? देखिए काटो, 7 × 7 7 दूनी 14, 2 × 2 2 × 2, ये कट गया। आपका बचा क्या? 2 22 और 5। तो 2 22 5 को लिख के इन सब का गुणा कर दिया गया, 220 वर्ग मिलीमीटर, यह आपका आंसर आ गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं। यही आपका आंसर हो गया भाई। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग मिलीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक। चलो
क्वेश्चन नंबर 7, आज केवल 2 ही सवाल आपको बताएंगे, ये अंतिम सवाल है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई एक तंबू जो है वो बेलन के आकार का है, उस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन भाग की या बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मिलीमीटर और 4 मीटर है, 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, साथ ही 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब आपको आगे देखना है। ये पहले तंबू बनाया गया, ये बेलन के आकार का हो गया, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर ये शंकु के आकार का हो गया। तो ये है 2.8 सेंटीमीटर, ये है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक, ये है 4 सेंटीमीटर। ये सभी भुजाएं हो गई। अब यहां से हल करिए इसको। तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मतलब 4 बटे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। व्यास बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका भी व्यास का हम त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, मतलब 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 बटे 2। अब इसको हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पूरे तंबू को बनाने में कितना कैनवास लग रहा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेलन के आकार का जो भाग है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बेलन का क्षेत्र वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों का वक्रपृष्ठ निकाल के जोड़ दीजिए, बस इतना ही है। अब देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच सूत्र है, ये याद कर लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। अब इस पे मान रख दीजिए। हाँ, देखिए 22/7 गुणे 2 गुणे 2.2 2 पाई आर एच, ये चारों चीजें हो गई। अब इधर प्लस पाई आर और पाई एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक, ये शंकु का वक्रपृष्ठ है, ये इतना शंकु का वक्रपृष्ठ है और ये इतना बेलन का वक्रपृष्ठ है। ठीक, अब इसको काटो भाई, 2 और 2 कट गया, 22/7 गुणे 2। अब इसको भाई इधर का अलग हल कर लो, इधर का अलग हल कर लो। ये 7 2.8, इसको जब हम पॉइंट हटा के और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे फिर काटेंगे तो 2.8 आ जाएगा। ठीक, अब इसको और आगे हल करो, 44/7 ब्रैकेट शुरू 4.2 प्लस 2.8। ठीक, चलो आगे आओ। आगे 44/7 गुणे 7, 7 कट जाएगा, 44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब 44 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब कैनवास की लागत कितनी होगी भाई, 1 स्क्वायर मीटर में 500 रुपये खर्च होता है, तो 44 स्क्वायर मीटर में कितना खर्च होगा, 44 से गुणा कर दीजिए, बराबर 22,000 रुपये का खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 प्रश्नावली 12.1 के। ठीक, अब कल जो हम बताएंगे वो सवाल नंबर 8 से बताएंगे। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पर इनको उतार लेना है, कॉपी पे लिख लेना है और लिखने के बाद आपको दोबारा से ये सवाल लगाना है, तब आपको बेहतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।